Hi guys, now we're going to address the elephant in the room. How the heck do you prepare vocabulary? Some people ask which vocabulary word set should you use? Should you use GRE word set? Different Barron's की किताब लें इसके ऊपर कौन सी ऑनलाइन रिसोर्स देखें प्रिंसटन रिव्यू की इसके ऊपर बुक है which vocabulary word set should we memorize? कौन सी ऐसा word set है जिसको memorize कर लें तो हमारा काम बन जाएगा और हमें वो करना चाहिए? The answer is none. As I've said in the introductory lecture of this course as well, that this is the category C part of your exam, of your course, कि जिसके अंदर आप जितनी मर्जी एफर्ट डाल लें उस एफर्ट की गारंटी जो है वो बहुत मिनिमम है. उसकी रीज़न ये है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फॉर इंस्टेंस विच इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक इंग्लिश डिक्शनरी, इट आइडेंटिफाइज 1,71,476 वर्ड्स दैट आर इन करेंट यूज, not to mention 47,156 obsolete words. Obsolete words को निकाल भी दें तो 1,71,000 अल्फाज को आप कैसे याद करेंगे? There is no way that you can memorize it and remember it. अच्छा, unlike other your aptitude based exams like GRE and GMAT, जिसमें एक historical trend exist करता है और कुछ वो high frequency words identify कराते हैं. High frequency words are those words जो कि उन एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली आते रहे हैं या कंसिडर किए जाते हैं. तो उस एग्ज़ाम में जो हाई फ्रीक्वेंसी की प्रोडिक्टेबिलिटी होती है वो अक्रॉस टाइम जो है वो आइडेंटिफाई की गई है और इसी वजह से उसके अंदर आपको कुछ सम लेवल ऑफ श्योरिटी होती है कि यार ये मेरे जो वर्ड्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो ये मुझे फ़ायदा देंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर. बट अनलाइक दोज aptitude test, CSS is not like that. CSS does not have any of that high frequency predictability, high frequency word set or any sort of predictability because कहीं से भी किसी भी किस्म के random अल्फाज जो है वो आ जाते हैं एग्जाम के अंदर. Therefore, there is no word list that you should prepare. Don't prepare GRE word list. Don't prepare Balance की किसी किताब से. Don't prepare कोई और online source आपको कहता है कि ये word list याद कर लें बहुत फ़ायदा होगा CSS में. Don't you dare memorize any word list. First, you will be wasting your time because you don't know whether it will come or not. Secondly, वर्ड्स ऐसे याद नहीं होते. दैट्स सिंपली जस्ट नॉट हाउ लैंग्वेज वर्क्स कि आपने एक लफ्ज़ जो है वो सिर्फ लफ्ज़ को उसका मतलब याद किया और वो हो गया. 2 दिन आपको याद रहेगा, 3 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, 1 हफ्ते बाद भूल जाएगा, महीने बाद भूल जाएगा, एग्ज़ाम तक भूल जाएगा. और अगर आप रिपीटेड बेसिस पे इसकी रिविजन करते रहेंगे तो आप सिर्फ मुश्किल से 100-200 वर्ड्स प्रिपेयर कर पाएंगे और वो तो बहुत थोड़े अल्फाज हैं. यू डोंट नो वेदर दे विल कम और नॉट. और अगर आप बहुत ज़्यादा अल्फाज प्रिपेयर करेंगे और उन्हें ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि वो आपको याद भी रहें तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर उनको याद कर रहे होंगे, एक एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट करके अल्फाज याद कर रहे होंगे तो आप अपना बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो ज़ाया कर रहे होंगे एक एक्स्ट्रा लेयर अपने अंदर ऐड करके जो कि इतनी गारंटीड ऑफ रिटर्न नहीं है जिसके अंदर. तो इससे बेहतर है कि आप अपनी प्रेसी बेहतर कर लें, मज़ीद अपनी कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, ग्रामर जो आपके वीक एरियाज़ हैं वो कर लें. अगर आपने इस पेपर को परफेक्ट कर लिया है तो ऐसे और दूसरे जो एग्जाम्स हैं आपके उनमें वक्त स्पेंड कर लें जहाँ से बेहतर रिटर्न आए. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट वोकैबुलरी बिकॉज इसके अंदर आपने मिटिगेट तो करना है और आपने कोशिश करनी है कि अपने ओवरऑल अपने स्किल सेट को जो है वो ऊपर लेकर आएँ. ठीक है, अपने आप को बेहतर करें, इम्प्रूव करें. नॉट द काइंड ऑफ बेहतर दैट शाहिद अनवर एंड द मोटिवेशनल स्पीकर्स लाइक टेल यू टू, बट अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग योर वर्बल वर्ड बैंक. अब आपका वर्ड बैंक अपना होना चाहिए. वो वर्ड बैंक कैसे हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो? फर्स्ट इज दिस दैट यू शुड मेक योर ओन लिस्ट्स. आप लिस्ट ज़रूर तैयार करें लेकिन कोई रेडीमेड लिस्ट तैयार ना करें क्योंकि हर बंदे का स्किल सेट, लिंग्विस्टिक लेवल और कैपेसिटी डिफरेंट होती है. आप अपनी एक वर्ड लिस्ट प्रिपेयर करें. वो वर्ड लिस्ट प्रिपेयर आपने इस तरह करनी है कि आपने कोई एक्स्ट्रा कंसल्ट नहीं करना रिसोर्स, सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी याद करने के लिए कोई आपने नहीं निकालनी जिसमें A to Z अल्फाज लिखे हुए हैं और आप वो याद करें और रट्टा मारें. अपनी जनरल तैयारी के दौरान, चाहे वो ऐसे के ऊपर कहीं पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, रिसोर्सेज देख रहे हैं, आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपल्सरी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हुए जो आप ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जनरली आप डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, अपने कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने इंस्ट्रक्टर के मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकलता है जो आपने के नया है. ऐसे तमाम अल्फाज, वट एवर वर्ड दैट यू थिंक इज़ एलियन टू यू in the natural course of your preparation, in the journey of your preparation,
नॉट जस्ट द कोर्स ऑफ प्रेपरेशन बट द जर्नी। बिकॉज अपने ब्रेक टाइम्स में आप कोई टीवी शो देख रहे थे और मूवी देख रहे थे और उसके अंदर कोई ऐसा वर्ड आ गया था जो आपको नहीं पता था, वो भी। ये सारे अल्फाज जो अपनी कोर्स ऑफ जर्नी इन द कोर्स ऑफ योर प्रेपरेशन आपको मिलते रहे हैं, जिनका मतलब आपको नहीं पता था, उनको अपनी वर्ड लिस्ट में वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करते जाए। फॉर इंस्टेंस यू मे बी रीडिंग एन आर्टिकल और आपको इडियोसिंक्रेटिक एक वर्ड नजर आया, तो इडियोसिंक्रेटिक का आपको मतलब नहीं पता, तो आपने इडियोसिंक्रेटिक जो है उसका मतलब भी गूगल कर लिया, उसका कोई सेंटेंस भी देख लिया, उसको समझ लिया। वैसे भी आप उसको आर्टिकल में पढ़ रहे थे तो आपने उसका कॉन्टेक्स्ट तो आपको समझ आ गया होगा, आपने अपने वर्ड लिस्ट में उसको ऐड कर लिया विद देयर मीनिंग। ठीक है, तो वो अल्फाज जो आप अपनी नेचुरल कोर्स ऑफ रूटीन में समझ के देख रहे होते हैं और आपने एक पूरा आर्टिकल पढ़े हैं और उसके अंदर कहीं वो लफ्ज़ यूज़ हुआ है खास कॉन्टेक्स्ट में भी आपको उसकी समझ आ गई, तो नाउ यू विल डेवलप अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट वर्ड, नॉट जस्ट दैट वर्ड बट इट्स यूजेज इट्स एटमोलॉजी। आपको बेहतर तरीके से उसकी स्ट्रक्चरल और कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग उस वर्ड की डेवलप हो। अमूमी तौर पे ये भी होता है कि एग्जाम में वो वर्ड आ जाता है और उसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो उससे मिलता जुलता कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसका क्योंकि लोगों को उसका स्ट्रक्चरल मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कॉन्टेक्स्ट की उस वर्ड की, तो वो गलत आइडेंटिफाई कर लेते हैं आंसर्स में से। लेकिन अगर उसकी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसी को हो तो वो सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि खुद जो पढ़ते हुए आपको आमतौर पे अल्फाज मिल रहे हैं उनको आप जो मुश्किल अल्फाज हैं जो आपको नहीं पता जिनका मतलब, उनको समझें, उनको अपनी वर्ड लिस्ट में ऐड करें, अपनी एक खुद कंपाइल करें लिस्ट। पहली चीज़ तो आप ये करें। दूसरी चीज़ के एक मिटिगेट करने के लिए आप पास्ट पेपर से प्रिपेयर कर सकते हैं। पास्ट पेपर्स में आज तक जितने सिनोनिम्स आए हैं, एंटोनिम्स आए हैं, पेयर वर्ड्स आए हैं और इसी तरह ईडियम्स को भी आप इसी तरह ट्रीट करें सेपरेट। बट ये जो आपके अल्फाज पेयर वर्ड्स, ईडियम्स और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आए हैं, इनको प्रिपेयर करें। इनमें से जो अल्फाज आपको नहीं आते थे, जिनका आपने सही आंसर नहीं आइडेंटिफाई किया था, उनको आप प्रिपेयर करें और उनमें से जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको भी अपनी उस लिस्ट में शामिल कर लें या बेशक पास्ट पेपर्स की सेपरेट लिस्ट बना लें। On top of that, we also are going to have quizzes for all of the past paper questions that have come from the vocabulary portion. जो भी synonyms, antonyms पेर आए हैं आपके पास पेपर्स के अंदर, वो हम अपने क्विज सेक्शन के अंदर जो है वो इसको ऐड करते जाएंगे, और ताकि आप वो क्विज अटेम्प्ट करके आप यू कैन ऑल्सो इवेलुएट योर सेल्फ के वे डू यू परफॉर्म ऑन दोज पास्ट पेपर क्वेश्चंस, और जो आपकी गलतियाँ होंगी उसके अंदर उनको आप अपने वर्ड बैंक में ऐड कर सकते हैं, आपको पता चलता जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी द क्विज सेक्शन इज़ गोइंग टू हेल्प यू गाइज ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, के जहाँ आपको खुद बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े इन ओपनिंग एवरी सिंगल एग्ज़ाम पेपर सिंस 2000। आप खुद जाएं और उस एग्ज़ाम पेपर में देखें। और तो 2004 से जो है वो वोकेबलरी हमें मिलना शुरू होती है, ज़्यादातर कुछ सालों की नहीं भी मिलती, लेकिन जितनों की भी मिलती थी उसको हम जो है आपके लिए एज अ क्विज अपलोड करेंगे, ताकि आप लोगों को ये एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ना करनी पड़े। तो that said, that is should be your exclusive strategy to prepare vocabulary. Make your own list, your course throughout the course of your journey, add them to your word list, और उनको आप ओवर टाइम कभी ना कभी वक्तन फ़वक्तन रिवाइज कर सकते हैं। बट आपके लिए ज़्यादा आसान होगा मेमोराइज करना, रिमेंबर याद करना, क्योंकि आपने उसको समझ के पढ़ा है, क्योंकि वो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में आपने पढ़ा था, तो आपको उसका यूजेज ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। एंड दैट्स हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स एज वेल, दैट व्हेन यू हैव यूज्ड समथिंग और दोबारा फिर अगर वही वर्ड कहीं पर रिपीट होता है, कहीं पर दोबारा नजर आता है, तो वो सीमेंट हो जाएगा आपकी मेमोरी के अंदर। सो आवर माइंड ओनली प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन दैट इज फंक्शनल, दैट इज रिपीटेटिव, दैट इज यूजफुल, एंड इट इज वो किसी बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर बना होता है। आइसोलेटेड चीज़ें हमारे माइंड में नहीं रहती। दैट इज वाई यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेमोराइज रैंडम वर्ड लिस्ट। पहली चीज़। सेकेंड, आई एम गोइंग टू गिव यू सम प्रो टिप्स कि ये जो आपने वर्ड लिस्ट बनानी है इसके अंदर कुछ आपको प्रो टिप्स मैं दूंगा, अगेन बेस्ड ऑन हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स ऑप्टिमली लर्निंग स्ट्रैटेजी के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमारा माइंड आइसोलेटेड चीज़ों को याद रखना, डिस्पैरेट चीज़ों को याद रखना उसके लिए मुश्किल होता है। बट व्हेन इट कम्स इन अ मोर रिलेशनल फैशन, के रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करके और एक बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक खड़ा होता है, तो हमारे माइंड के लिए उन चीज़ों को याद रखना, समझना आसान हो जाता है। एंड दैट इज़ लाइक लिटरली द सीक्रेट ऑफ लर्निंग जनरली एज वेल। तो सबसे पहली चीज़ तो जो प्रो टिप है वो ये कि आपने अपने वर्ड्स, जो आपकी खुद सेल्फ क्रिएटेड वर्ड लिस्ट है जिसमें बार बार वर्ड्स ऐड भी होते रहते होंगे, उसको आपने रिलेटेड ग्रुप्स में कैटेगराइज करना है। सो वो तमाम अल्फाज जो ब्रॉडली सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं उनको आप साथ साथ लिखें। रादर फॉर इंस्टेंस दिस, मैंने अपनी वर्ड लिस्ट से ये कुछ अल्फाज आपको एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये एक लफ्ज़ है नियोफाइट, टायरो, नोविस।
इन तीनों का ब्रॉडली मतलब जो है वो बिगिनर का होता है कि पर्सन वाज इनएक्सपीरियंस, वाज न्यू टू समथिंग। तो आपने एक वक्त में पढ़ा एक वर्ड नियोफाइट, वो लिस्ट में आपके कहीं शुरू में है, फिर आपने कहीं टायरो पढ़ा, कहीं 2 महीने बाद वो कहीं नीचे है, नॉविस का पढ़ा कहीं वो छठे नंबर पे। आपका माइंड को रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर पाया, हो सकता है आप एक कोई वर्ड भूल गए। लेकिन जब आपने ये तीनों वर्ड्स को क्लब करेंगे इकट्ठे, तो अब आपके माइंड को बड़ा क्लियरली याद रहेगा कि ये तीनों वर्ड्स एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, बिगिनर का जनरली ये मतलब देते हैं, न्यूफाइट, टायरो, नोविस। तो आपके लिए इनको अल्फाज को याद रखना आसान होगा, या एटलीस्ट ये ज़रूर होगा कि ये लफ्ज़ दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपको वो क्लिक करेगी ये वाली चीज़। इसी तरह क्वर्की, एक्सेंट्रिक, इडियोसिंक्रेटिक, इनका ब्रॉडली मतलब अनकन्वेंशनल होता है। ट्राइट, हैकनीड, प्लेटिट्यूड, बनाल, इनका जनरली मतलब अनओरिजिनल, समथिंग दैट इज़ बार बार यूज़ होके अनओरिजिनल हुई होती है, क्लिशेड कोई चीज़ होती है। अब हो सकता है कोई ऐसा बज़वर्ड भी आप रख सकते हैं साथ जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब कन्वे करता है किसी चीज़ का। जैसे अनओरिजिनल एंड ओवर यूज्ड दो अल्फाज हैं जो कि मुझे नहीं इतने अच्छे समझ मतलब याद रख रहा हूँ इतनी लंबी चीज़। क्लीशेड मैं बहुत कॉमनली यूज़ करता हूँ, मैं इंट्रिंसिकली समझ पाता हूँ कि क्लीशेड क्या चीज़ होती है, वो यही चीज़ होती है, समथिंग दैट इज़ अनओरिजिनल एंड ओवर यूज। तो मैं क्लीशेड को एसोसिएट कर देता हूँ इन चारों वर्ड्स के साथ। एक ही इकट्ठे मैंने इसी तरह अपनी वर्ड लिस्ट में ये इसी तरह लिख लिया, कॉलम बना के या इसी तरह टेबल की शक्ल में। कैंटैंकरस, सलन, सर्ली और कॉलरिक, इसका जनरली मतलब बैड टेम्पर्ड, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड अनकोऑपरेटिव के सेंस में यूज़ होता है। अभी देखें, सिवियर क्रिटिसिज्म के मैंने तैयारी के दौरान बहुत सारे अल्फाज मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ देखे, डायट्राइब, ऑप्रोब्रियम, हैरैंग, एक्सकोरिएट, एनिमेडवर्जन, मॉडर्नसी, सेंसोरियस, रिवाइल, डेनिग्रेट। तो मैंने इन सबको इकट्ठे क्लब कर लिया ताकि इनमें से कोई भी हो, अभी अलग-अलग पढ़े होंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि इन सब का मैं एक ही इसी तरह मतलब जो है वो याद रहे मुझे। बट जब मैंने इनको क्लब कर दिया इकट्ठे रिलेटेड ग्रुप्स के अंदर, तो मेरे लिए आसान हो गया। अब आप इसको मज़ीद भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कुछ आप जब आपने अपनी खुद लिस्ट बनाई तो आप कुछ खुद पैटर्न्स देखते हैं कि अच्छा कुछ वर्ड्स हैं जो सिर्फ इमोशंस से परटेन कर रहे हैं, तो जो इमोशंस वाली लिस्ट है उसको आपने इमोशंस के रिलेटेड सिमिलर वर्ड्स जितने भी इमोशंस के ऊपर हैं वो एक कर दिए। कुछ वर्ड्स एक्शन से रिलेटेड हैं, कुछ वर्ड्स जगह की क्वालिटी से रिलेटेड है। आप अपनी मर्जी की क्लासिफिकेशंस बना सकते हैं। मजीद इसके ऊपर एक और क्लासिफिकेशन ऐड कर सकते हैं कि अच्छा ये 4 चीज़ें, ये जो 4 मैंने सेट्स बनाए हैं ये तो इस चीज़ से रिलेट करती हैं, तो उसकी बना ली हेडिंग। तो वो उस तरीके से आपको मजीद बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके बनते जाएंगे, आपको याद करने में आसानी होगी। इसी तरह जब भी लेट से मैं कल को कोई नया वर्ड पढ़ता हूँ, पहले मैंने ये 2 वर्ड फास्ट पढ़े थे जिनका मुझे मतलब नहीं पता था, बिगनर, वो मैंने किया, कहीं मैंने अरसे बाद फिर दोबारा बिगनर पढ़ा तो मुझे याद, और अगर मुझे याद आता है कि यार कोई ऐसा वर्ड था जो मैंने बिगनर के रिलेटेड पढ़ा था, या मैं कंट्रोल एफ करके अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट में चेक करता हूँ, तो वो मुझे फिर आप उसको बाद में जाकर उसके साथ ऐड कर लें पिछले वर्ड के साथ। नाउ दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। जब आप इसको हाथ से करेंगे तो फिर बहुत सारे आपके पास स्पेस नहीं होगी कि जब आपने एक जगह ये चीज़ कर ली और आगे कोई नया वर्ड आ गया और वो पीछे भी किसी जगह पर आना था, आपने पढ़ा बाद में, यू वोंट हैव स्पेस टू ऐड दैट देयर, यू डोंट हैव ऑल्ट्रेशन की कैपेसिटी ज़्यादा ऑन अ पेन एंड पेपर। दैट्स वाई रिकमेंडेड कि आप इसका वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएं। बाद में यू कैन जस्ट सिंपली आफ्टर अ वाइल उसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं इफ़ यू लाइक टू रिमेंबर एंड रिवाइज थ्रू पेपर। प्रो टिप नंबर 2, इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं आप। कभी कभार कुछ अल्फाज होते हैं वो मुख्तलिफ ज़रूर होते हैं लेकिन रिलेटेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने डायट्राइब, ओप्रोब्रियम, हैरैंगस, कोरिएट, एनिमेडवर्जन, मॉडर्नसी, सेंसोरियस, डेनिग्रेट, ये सारे ब्रॉडली इनका मतलब था सिवियर क्रिटिसिज्म। अब टायरेड जो है वो एक ख़ास किस्म का क्रिटिसिज्म है। इट इज़ अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म। एक बड़ी तकरीर कोई करे ना, गुस्से और जज्बाती किसी के ऊपर तनकीद करने वाली, उसको टायरेड कहते हैं। कि ही उसकी जो ये स्पीच है ना, एंग्री लॉन्ग स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, वो टायरेड है एक ख़ास किस्म की। टायरेड इज़ नॉट जस्ट क्रिटिसिज्म, इट्स अ स्पीच, लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म। तो वो जो कैटेगरी थी क्रिटिसिज्म की, उस कैटेगरी में मैंने आगे ब्रैकेट में लिख लिया। तो अब मैंने दिमाग इसके अंदर भी रिलेशंस डेवलप करे, क्योंकि ये सारे तो मतलब इनका क्रिटिसिज्म है, लेकिन टायरेड इज जस्ट लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म। तो फॉर इंस्टेंस अगर एग्जाम के अंदर कोई ऐसा लफ्ज आता है कि जिसके अंदर लेट से टायरेड भी है लफ्ज और इनमें से भी कोई एक लफ्ज भी है, लेकिन अब मुझे क्लियरली पता है कि ऊपर वाला वर्ड जो है वो
सिंपल क्रिटिसिज्म से रिलेट कर रहा है या स्पीच ऑन क्रिटिसिज्म से रिलेट कर रहा है, एक लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑन क्रिटिसिज्म से, तो मैं उस हिसाब से चॉइस करूंगा, बिकॉज नाउ आई नो माई कंटेक्चुअल रिलेशनशिप बेटर। इसी तरह वेपिड, इंसिपिड, जजून, पेडेस्ट्रियन, इसका मतलब ब्लैंड एंड अनइंस्पायरिंग होता है आमतौर पे। अब जो प्रोजाइक है दैट इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अनइंस्पायरिंग थिंग, दैट इट मीन्स प्रोज, कोई ऐसी लिखी हुई चीज़, कोई ऐसी राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग जो डल हो, बोरिंग हो, अनइंस्पायरिंग हो, तो डल प्रोज को प्रोजाइक कहा जाता है। तो अब आपको पता है कि ये जनरली ब्लैंड और अनइंस्पायरिंग और डल इनका मतलब होता है, लेकिन प्रोजाइक जो है वो डल प्रोज को स्पेसिफिकली कहते हैं। तो इसी तरह जहाँ जहाँ आपको जब कोई ऐसे लफ्ज़ भी मिलते जाएंगे जो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है, तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।